हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू अ चैनल। आज के इस वीडियो का बेसिकली टॉपिक होने वाला है कि कतार की आइडियोलॉजी क्या थी फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के पीछे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बार का फीफा का वर्ल्ड कप होस्ट करने में जितना पैसा कतार ने खर्चा किया है उतना पैसा आज तक किसी भी कंट्री ने खर्चा नहीं किया। ब्राजील ने, रशिया ने, इन सब ने जब कंट्री इसको फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था तो इन्होंने 15 से 10 बिलियन डॉलर्स खर्चा किए थे, लेकिन कतार ने अकेले 220 बिलियन डॉलर्स का खर्चा किया इस बार के वर्ल्ड कप को होस्ट करने में। और इस बार के वर्ल्ड कप का फाइनल भी आ चुका है, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। आप क्या लगता है, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? आई एम सपोर्टिंग अर्जेंटीना। बेसिकली मैं रोनाल्डो का फैन हूं। बहुत बुरा लग रहा है यार, रोनाल्डो हार गए मोरक्को से, लेकिन कोई बात नहीं, रोनाल्डो नहीं तो मेसी सही। आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों कतार ने बेसिकली इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया। पहले ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं कि वर्ल्ड कप का, फीफा वर्ल्ड कप का रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, या फिर ओलंपिक्स का भी सेम होता है। तो उनके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो पहले ही मैंने बना के रखी हुई है, ये आई बटन में लिंक आ रहा होगा। ये वीडियो के बाद जाके आप वो वीडियो 100% देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बेसिकली अगर कतार की बात की जाए तो कतार एक गल्फ कंट्री है जो कि बेसिकली 25 से 30 लाख लोगों की पॉपुलेशन होल्ड करती है। ये कंट्री के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी कंट्री है लेकिन इन लोगों के पास इतना पैसा क्यों है। बेसिकली कैसा था कि आज से बहुत सालों पहले 1975 तक गल्फ कंट्री कतार वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी फाइनेंशियल में, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। लेकिन 1975 में जब गल्फ कंट्री कतार के पास नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा कुआं पाया गया, तब से कतार के पास पैसों का बहार लग गया। आज भी अगर कतार के मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्सेज को देखेंगे तो उनका सबसे 98% या फिर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ रेवेन्यू उनका ऑयल एंड नेचुरल गैसेस को सप्लाई करने से आता है। आप समझने वाली बात यह है कि कतार ने इतना पैसा लगा के फीफा वर्ल्ड कप को क्यों होस्ट किया। तो आप जरा समझिए कि फीफा वर्ल्ड कप इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और इसको देखने के लिए बिलियंस ऑफ लोग ऑनलाइन देखते हैं एंड मिलियंस ऑफ लोग फिजिकली स्टेडियम में विजिट करके इस क्या बोलते हैं बड़े इवेंट का मजा उठाते हैं। तो अगर आपको कभी भी अपने कंट्री की इमेज बनानी हो या फिर सॉफ्ट पावर बढ़ानी हो या फिर अपने आप को एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे आसान तरीका है कि आप कोई ना कोई बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट अपने कंट्री में कराइए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ओलंपिक करा लीजिए या फिर फीफा वर्ल्ड कप करा लीजिए। ऐसे कोई इवेंट आप अपने अगर कंट्री में होस्ट करवा रहे हैं तो आपको एक स्टेबल कंट्री मानी जाती है, एक फाइनेंशियली स्टेबल कंट्री मानी जाती है। मतलब आपके पास पैसा है, रिसोर्सेस है, कैपेबिलिटी है कि आप एक बड़े इवेंट को होस्ट कर सको, राइट। अब जरा समझते हैं कि ये सारे रीजंस थे कतार के इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने में, लेकिन जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। बेसिकली इस पूरे वर्ल्ड कप को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि पूरे फीफा वर्ल्ड कप पे आज सबसे ज्यादा करप्शंस के सवाल उठ रहे हैं। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप माना जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बेसिकली 2010 में 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट हो गई। 2018 का वर्ल्ड कप रशिया ने होस्ट किया था और 2022 का वर्ल्ड कप कतार होस्ट कर रहा है। जी हाँ, तो बेसिकली सवाल ये उठ रहे हैं कतार के वर्ल्ड कप में कि इतनी छोटी कंट्री जिसके पास ना तो स्टेडियम्स हैं, जिसने कभी भी अपने स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया, उसने इतना ज्यादा पैसा लगा के वर्ल्ड कप को क्यों होस्ट किया। तो इसके बारे में जब धीरे धीरे करके न्यूज निकल के आ रही थी तो तब लोगों को पता चला कि इसके पीछे बहुत सारा पैसा खिलाया गया है, बहुत ज्यादा करप्शन हो चुका है। अब जरा समझते हैं 2010 में जब ये बिडिंग हो रही थी, बेसिकली ये होस्ट कंट्रियां करती क्या है कि अपनी अपनी बिडिंग डालती हैं, तो फीफा कांग्रेस के जो 24 मेंबर्स थे वो वोटिंग करके डिसाइड करते हैं कि इस बार का वर्ल्ड कप कौन से कंट्री को देना चाहिए। तो जब 2010 में ये वोटिंग हुई थी तब फीफा कांग्रेस में लगभग 24 मेंबर्स थे और उनमें से 2 मेंबर्स को पहले ही निकाल दिया गया था, ये कह के कि वो लोगों ने अपने वोट्स को सेल आउट किया था। बचे कितने? 22 मेंबर्स। अब इस गेम में बेसिकली 2 सबसे मेजर लोग रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आते हैं फीफा के एक्स प्रेसिडेंट सीप ब्लैडर और सेकंड आते हैं कतार के एक बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन जो कि कतार पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं, मोहम्मद बिन हमीम। इन दोनों ने मिलके इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने में, कतार को दिलवाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो बेसिकली जो 24 मेंबर्स थे फीफा कांग्रेस मेंबर्स में, उन सब की वोटिंग होती थी और जिसको मैक्सिमम वोट मिलता था वो कंट्री फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करती थी। तो 24 में 2 लोगों को पहले निकाल दिया गया, बचे जो 22 मेंबर्स, उनमें इन दोनों ने मिलके इतना ज्यादा पैसा खिलाया और कहीं कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया
तब जाके उन कंट्रीज के जो रिमेनिंग मेंबर्स थे उन्होंने वोट करके फीफा वर्ल्ड कप को कतार को होस्ट करने में हेल्प किया, राइट। अब धीरे धीरे करके कतार ने बहुत पैसा लगाया, स्टेडियम्स बनाए। अब हुआ क्या कि जब फीफा वर्ल्ड कप की बारी आई तब प्रॉब्लम ये हो गया कि उनके यहाँ जब समर वेकेशंस में जब ये फीफा वर्ल्ड कप होस्ट होता है तब नॉर्मली कतार में टेम्परेचर होता है 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, और इतने टाइम पे ये वर्ल्ड कप को प्लेयर्स नहीं खेल सकते। तो इनके लिए ये वर्ल्ड कप दिसंबर में कराया गया। मतलब कि इतना बड़ा चेंज जो आज तक फीफा का हिस्ट्री में नहीं हुआ था वो सिर्फ कतार के लिए चेंज कर दिया गया और उनको दिसंबर में ये वर्ल्ड कप कराया गया। और एक फीफा वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा कल्चर रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप नॉर्मली सब लोग बियर पीते पीते देखना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे कतार के जो पॉलिसीज हैं और जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा अलग है। वो लोग बियर को प्रमोट नहीं करते, वो लोग LGBT कम्युनिटी को प्रमोट नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कतार एक कहते हैं ना सुटेबल पोजीशन में नहीं था कि वो वर्ल्ड कप को होस्ट कर सके। इसका स्टेटमेंट सीप ब्लैडर ने भी निकाल के दिया था कि उन्होंने कतार को ये होस्टिंग देके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कतार एक सुटेबल कंट्री नहीं थी जो कि वर्ल्ड कप को होस्ट कर सके। अब जब इतने बड़े करता धरता प्रेसिडेंट ऑफ फीफा के जब ये बड़ा स्टेटमेंट निकाल के दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट और गंभीर बात है। तो एट लास्ट बहुत सारी चीजें करने के बावजूद कतार में वर्ल्ड कप हो गया। अब समझते हैं कि कतार ने जब ये वर्ल्ड कप होगा तो इससे कतार को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो कतार को होगा वो होगा स्पोर्ट्स वॉशिंग। स्पोर्ट्स वॉशिंग मतलब बेसिकली ऐसी बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जो कि बहुत सारी चीजों के लिए नेगेटिव इंपैक्ट वर्ल्ड पे डालती हैं। एग्जांपल के तौर पे जब हिटलर था तो जर्मनी का बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट नहीं था पूरे वर्ल्ड में। फिलहाल रशिया का भी बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट नहीं है यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से। उसी तरीके से कतार के भी बहुत सारा अच्छे इंपैक्ट्स नहीं थे। उनके कल्चर, वर्क फोर्सेस और उनके क्या बोलते हैं जिस तरीके से वो वर्क फोर्सेस को मैनेज करते हैं, मैन पावर को मैनेज करते हैं, और किस तरीके से 6500 लोगों की मौत हुई थी वर्कर्स की इन स्टेडियम्स को बिल्ड करने में। इन सारी चीजों की वजह से कतार को बहुत ज्यादा अच्छे इमेज से नहीं देखा जाता था। तो इस चीजों को अच्छा करने के लिए, लोगों के सामने साफ सुथरा करने के लिए स्पोर्ट्स वॉशिंग का इस्तेमाल होता है। इसमें होता क्या है कि वो पर्टिकुलर कंट्री एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड करती है, अपने कंट्री में होस्ट करती है, जिसके वजह से हम सारे लोगों का उन कंट्री के ग्लैमर पे नजर पड़ता है और हम उस कंट्री को अच्छा समझने लगते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उन कंट्री की बहुत अच्छी इमेजेस बनने लगती हैं। और सेकंड चीज कि ये कंट्री की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि वो कंट्री अब अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि वो अब एक स्टेबल कंट्री है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इसमें आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बेसिकली आप जानते होंगे कि कतार का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उनका ऑयल एंड नेचुरल बेस का जो रिजर्व्स होते हैं उधर से। लेकिन अगर कुछ रिसर्चेस की माने तो 2050 तक ऑयल और नेचुरल गैसेस की जो डिमांड होगी वो मार्केट में बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो कतार अपने आप को और भी मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जिसकी वजह से वो टूरिज्म को ज्यादा बूस्ट अच्छे से करना चाहता है। और अगर आपको टूरिज्म बूस्ट करना है तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट अपने कंट्री में हेल्ड कीजिए, जिसकी वजह से टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आपकी कंट्री को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे और सारी दुनिया की नजर आपके ऊपर रहेगी, जिससे आपका टूरिज्म ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। जो थर्ड सबसे बड़ा रीजन आता है वो है सिक्योरिटी गारंटी बाय यूएसए। अगर आप कतार को देखेंगे तो कतार एक बहुत ही छोटी कंट्री है और उनकी मिलिट्री भी बहुत ज्यादा छोटी है। तो कोई भी कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया और यूएई जो कि इनकी नेबर्स और एनिमीज हैं, वो कभी भी कतार को एक्वायर कर सकते हैं, हमला करके अपने टेरिटरी में मर्ज कर सकते हैं। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कतार ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था यूएसए में, उनको सॉइल एंड नेचुरल गैसेस भी सप्लाई करता था, जिसके बदले में यूएसए ने उनको सिक्योरिटी गारंटी दी थी। लेकिन अब होने का वाला है कि 2-3 साल के बाद जब सॉइल और नेचुरल गैसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी यूएसए को, तब यूएसए अपनी सिक्योरिटी गारंटी को कतार से हटा लेगा। तो अपने आप को इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए सॉइल और नेचुरल गैसेस के बाद भी, इसलिए कतार ने ये सारे इवेंट्स होस्ट करने चालू किए, जिससे उसकी एक बहुत अच्छी इमेज बन जाए पूरे वर्ल्ड में, जिससे उनको इंपॉर्टेंस दी जाए और उनकी यूएसए जो है वो सिक्योरिटी गारंटी को एक्सटेंड कर सके। तो ये सारे रीजन की वजह से बेसिकली कतार ने इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में इतना पैसा लगाया और दाव ताव करके इस फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया। तो बेसिकली ये सारे रीजन है जिसकी वजह से फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया है। अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से कतार ने वर्ल्ड कप क्यों होस्ट किया। अगर ऐसा कोई पॉइंट रह गया मुझसे जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे अभी आज के दिनों में, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज करके आप सब्सक्राइबर काउंट को 1000 सब्सक्राइबर तक लेके जाइए। न्यू ईयर आने से पहले वीडियोस को मैं रेगुलर डालने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो मेरे से पर्सनली बातें करते हैं व्हाट्सएप पे। आपसे बातें करने के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले नीचे कमेंट करो। उसके बाद अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मैं फ्री हूं तो आपको जरूर रिप्लाई करूंगा।
चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और हो सके जितना उतना शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।